हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित अकेडमी में। तो दोस्तों, कल हम लोग पढ़ रहे थे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। वायुमंडल में हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी। कौन कौन सी परत? एक क्षोभमंडल और समताप मंडल। आज हम लोगों को पढ़ना है मेसोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी हो गई, कल थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी इसकी वजह से। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फेयर। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 50 से 80 किलोमीटर तक। 50 से 80 किलोमीटर तक। यह मध्य में स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा गया? मध्यमंडल यानी मेसोस्फेयर कहा गया। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आ जाती है, यानी कि जैसे जैसे हम इसकी हाइट बढ़ा में ऊपर जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर में डाउनफॉल होता है। टेम्परेचर यहाँ तक कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, इतना कम हो जाता है। इस वजह से अब चूँकि टेम्परेचर यहाँ पे कम हो रहा तो ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत हो गई। यानी कि अगर हम बोला जाए कि सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की, तो हमारा आंसर होगा मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फेयर। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखनी है कि मध्यमंडल में रात्रिचर यानी निशातीत बादल यानी नॉक्टिल्यूशन क्लाउड विशेष प्रकार के बादल हैं जो मध्यमंडल में बनते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रात्रिचर या फिर निशातीत बादल नॉक्टिल्यूशन क्लाउड किस मंडल में बनते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्यमंडल। क्या हो जाएगा? मध्यमंडल। इस मंडल में और क्या पाया जाता है? इस मंडल में हमें उल्कापिंड भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उल्कापिंड मध्यमंडल में आकर वायु के घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिससे क्या होता है? झील का निर्माण होता है। हमारा जो महाराष्ट्र है वहाँ पे जो लोनार झील है उसका निर्माण कैसे हुआ? उसका निर्माण उल्कापिंड से ही हुआ है। जो उल्कापिंड है इसको हम लोग शूटिंग स्टार यानी टूटता तारा भी कहते हैं। उल्कापिंड को क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। उल्कापिंड ही मेटियोर्स होते हैं। हम दिखा सकते हैं आपको, जैसे उस दिन हमने डायग्राम लगाया था एक, ये रहा आपका। ये मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर पे ये मेटियोर्स आ रहे हैं यहाँ पे। यही अब तुम्हारे क्या है? उल्कापिंड है। अब ये पृथ्वी पे आते हैं तो इनकी वजह से गड्ढा हो जाता है, टकराते हैं। तो यहीं पे जो महाराष्ट्र में एक झील है, उस झील का नाम क्या है आप लोग बताइए? लोनार झील। उसका निर्माण किससे हुआ? उल्कापिंड से ही हुआ है। उल्कापिंड को ही हम लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं। ये याद रखने की चीज़ है, पूछा जाता है कभी कभी। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी लेयर की बात करेंगे जो कि हमारा है तापमंडल यानी कि थर्मोस्फेयर। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी 80 से 640 किलोमीटर तक। इसके निचले भाग को आयन मंडल कहते हैं, यानी कि जो हमारा थर्मोस्फेयर है मेसोस्फेयर के बाद उसके जो नीचे वाले पोर्शन को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयन मंडल यानी कि आयनोस्फेयर कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। ये वायुमंडल की कैसी परत है? सबसे गर्म परत है, हॉट लेयर है। आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। जो हमारी जितनी भी रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स जो होती हैं वो इसी लेयर से यानी कि आयनोस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। जैसे हम किसी कॉल फ़ोन से बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो सैटेलाइट के माध्यम से जाता है आयन मंडल में, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके उसके बाद। तो ये हमारा क्या कहते हैं? संचार को सुगम बनाता है। जो रेडियो तरंगे हैं इस आयन मंडल में, ये किस लिए उपयोग की जाती हैं? ये संचार को सुगम बनाने के लिए। हम लोग जो कम्युनिकेट कर पाते हैं रेडियो वेव्स के द्वारा, वो कहाँ पाई जाती हैं? वो तापमंडल में पाई जाती हैं। यहीं पे इसी लेयर में यानी इसी परत में जो हमारा जियो बेस्ड सैटेलाइट होते हैं, भू आधारित उपग्रह, वो कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पे पाए जाते हैं। जियो बेस्ड सैटेलाइट कहाँ पाए जाते हैं? हमारा तापमंडल में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम कि जो हमारा सन है यानी कि सूर्य है, उसमें क्या कहते हैं? जब ये हीट्स निकलती हैं तो इसकी वजह से एक परमाणु तूफान आता है। उस तूफान को हम लोग सोलर फायर के नाम से जानते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है? जब ये जो सोलर फायर है, जब ये पृथ्वी पे हमारी आता है, पहुंचता है, तो ये रंगीन
प्रकार की लाइट्स को उत्पन्न करता है। विभिन्न प्रकार की लाइट को ये उत्पन्न करता है, जो कि हमें नॉर्थ पोल पे दिखती हैं और साउथ पोल पे दिखती हैं। तो जब नॉर्थ पोल पे दिखेंगी तो इसका कुछ नाम कहेंगे, और साउथ पोल पे होगा तो इसको कुछ कहेंगे। तो आइए उन्हीं नाम को हम जानते हैं। जो हमारा सोलर फायर है, यानी कि सौर ज्वाला है, जब ये पृथ्वी पर पहुंचती है तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है। अब नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे देखा जा सकता है इस प्रकाश को। नॉर्थ पोल पे जो हम देखते हैं उसे ऑरोरा बोरिलियास कहते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुवी ज्योतिपुंज। वहीं साउथ पोल पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलियास, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है हमारा, साउथ पोल में है, तो इसे क्या कहेंगे, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियास, यानी दक्षिणी ध्रुव ज्योतिपुंज। इसे हम, ये हिंदी नाम है हमारा। और ये देखते हैं, देखिए जैसे ये है, कहाँ गया, हाँ, ये हमारा मीसोस्फेयर हुआ। मीसोस्फेयर के ऊपर जब ये थर्मोस्फेयर में आएंगे हम, तापमंडल में, तो ये देखो ऑरोरा यहाँ पे है। तो जो ये हीट सूरज के प्रकाश से आती है तो ये लाइट उत्पन्न करती है। तो वही जब नॉर्थ पोल में देखेंगे तो इसे हम लोग ऑरोरा नाम से जानेंगे, और वहीं पे जब हम इसे साउथ पोल में देखेंगे तो इसको किस नाम से जानेंगे, साउथ पोल में ऑस्ट्रेलियास के नाम से जानेंगे, यानी कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलियास, यानी कि दक्षिणी ध्रुवपुंज ज्योतिपुंज, दक्षिणी ध्रुव ज्योतिपुंज के नाम से जानेंगे। वहीं नॉर्थ पोल में देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव ज्योतिपुंज के नाम से जानेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि है हमारा एक्सोस्फेयर, यानी कि बहिर्मंडल। इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट होगी हमारा 640 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक। ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। वायु का सबसे कम घनत्व कहाँ पे होता है, वायु का सबसे कम घनत्व होता है इसमें एक्सोस्फेयर में, यानी कि हम कह सकते हैं बहिर्मंडल में, यानी एक्सोस्फेयर में वायु का सबसे कम घनत्व होता है। और यहाँ पे अधिकता किस चीज़ की पाई जाती है, एक्सोस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। बहिर्मंडल में हमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। अब देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, सपोज दैट ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ के 400 किलोमीटर हाइट पर ये यहाँ पे एक इमेजनरी लाइन पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेस लाइन के नाम से जानते हैं। ये कैसी होती है, इमेजनरी होती है। अब इसी लाइन को हम लोग कहते हैं कारमन लाइन के नाम से जानते हैं। जो स्पेस लाइन है उसका नाम क्या है, कारमन लाइन, जो कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर पे पहुंचती है। भाई हम कैसे जानेंगे कोई चीज़, कोई लोग स्पेस में गए हैं, कैसे गए हैं, तो हमने कुछ डिसाइड किया है ना। तो पृथ्वी की जो सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर, यानी कि एक इमेजनरी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की जिसका नाम है कारमन लाइन। अब इस लाइन के ऊपर जो कुछ भी हमें देखने को मिलेगा वो, जैसे कोई व्यक्ति है इस लाइन के ऊपर क्रॉस कर गया तो हम कहेंगे कि वो स्पेस में जा चुका है, तो उस लाइन को क्या कहेंगे, कारमन लाइन कहेंगे। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट देखने वाली बात है कि हमारे यूनिवर्स में सबसे सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, जिसका आंसर होगा हाइड्रोजन। वहीं पृथ्वी के वायुमंडल में बात की जाएगी तो उसका आंसर होगा तुम्हारा नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, जो वो है नाइट्रोजन। वही यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हाइड्रोजन और हीलियम हमारे किस मंडल में पाए जाते हैं, यानी कि एक्सोस्फेयर में, बहिर्मंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे इनकी मात्रा अधिक होती है, यानी कि ये प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी कि इनकी मात्रा अधिक होती है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल। जलमंडल में क्या है, पृथ्वी की सतह पर 29% स्थल है तथा 3/4 भाग, यानी कि 75%, नियर अबाउट 71% क्या है, हमारा जल है। यानी कि पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी पर बात की जा रही, उस पर, ये पृथ्वी है, इस पे क्या कहते हैं, तुम्हारा लैंड एरिया जो है 29% है, वहीं पे वाटर एरिया 71% है। अब चूँकि वाटर एरिया इतना ज़्यादा है तो इसको हम दूर से देखने पे पृथ्वी कैसी लगेगी, हमें नीले कलर की दिखेगी, क्योंकि वाटर का कलर कैसा दिखता है, ब्लू कलर। वाटर, अरे वाटर तो होता ही है कलरलेस, बट उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है 71%, तो हम दूर से देखेंगे तो हमें किस कलर का दिखेगा,
ब्लू कलर का। इसीलिए पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह हमारा अर्थ है। जैसे इसको 2 पार्ट में बांटा गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लगभग 60% जल है, जिसे स्थलीय गोलार्ध समझेंगे। और वहीं पे साउथ हेमिस्फीयर में सबसे अधिक जल है, 81%, जो कि जलीय गोलार्ध है कहा जाएगा। अब पृथ्वी के जो जल हैं वो समझेंगे कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे वायुमंडल में जल वाष्प के फॉर्म में पाया जाएगा हमारा, है ना। वहीं पे सतह के जल पे नदी, महासागर, झील के फॉर्म में होगा, देखा जाएगा। भौम जल यानी अंडरग्राउंड वाटर, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, ये भी कैसा वाटर है, ये भी पृथ्वी पे ही जल है। तो ये अलग अलग जगह पे पाया जाता है। ये जल के कई अलग अलग फॉर्म्स हैं कि यहाँ यहाँ पे मिल सकता है हमें। अब जो अंडर वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, भौम जल जिसे हम कहते हैं, ये कैसे, जो ये चट्टानें होती हैं, ये चट्टानों के मध्य में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनसे ये नीचे जाता है। एक बार पूछा गया था, जो ये नीचे जाता है एग्ज़ाम में, तो इस नीचे जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को इंट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी कि अंतः संवेदन, इंट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस को ही हम कहते हैं, जिसके वजह से चट्टानों में जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, इनकी वजह से जल नीचे जाता है। और जब ये जल भूमिगत में इकट्ठा हो जाता है, तो इस जल को हम लोग क्या कहते हैं, इस जल को एक्वीफायर कहते हैं, यानी जलभर कहते हैं। ये 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, चट्टानों के मध्य से गुजरने के जो पानी का प्रोसेस है उसको इंट्राफिल्ट्रेशन कहेंगे। वहीं पे जो नीचे एकत्रित जल रहेगा उसे हम एक्वीफायर कहेंगे। एक्वीफर यानी कि जल भर। अब जल का जो 71% भाग है, यानी 3/4 अप्रोक्सीमेशन, 3/4 तो 75% होता है, पर क्या हम नापते हैं ना, थोड़ी ना, अंदाज़ा लगाते हैं एक तरीके से। उसका अपने आप में जल 100% होगा, जिसमें 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक है 97.3% यानी 97.3%। वहीं तुम्हारा 2.7% जो है वो किस फॉर्म में है, देखो 97.3% हमारा साल्ट वाटर है, यानी कि लवणीय जल है, जो कि कहाँ पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। वहीं 2.7% है वो अलवणीय जल है, यानी हम कह सकते हैं ये फ्रेश वाटर है। फिर इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया, किसमें, 70% और 30% में। जो 70% कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी ग्लेशियर में, हिमालय में, ठीक। इनको हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं ले पाते। और जो पीने के लिए है वो 30% में, जैसे वर्षा नदियों में, उसमें से 30% में भी जो पीने योग्य है वो सिर्फ हमारा 1% है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो मैं मानता हूँ कि आज की क्लास थोड़ी सी छोटी हुई है, बट आप लोग प्रयास करिएगा, वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट अच्छा हो, क्योंकि मेरा कंटेंट फोकस इस पे यूपी डेट पे फैक्ट पे है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट ही पूछी जाती हैं। तो हमें सिर्फ इसको देखना, कई बार रिवाइज़ करना है, अपने मन में साथ ही साथ बोलते रहना है। चीज़ें, क्वेश्चन यहीं से सारे बन जाएंगे। तो आज की क्लास भले ही छोटी है, बट उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। आप लोग ये देखिएगा वीडियो बार बार, और वीडियो अगर चैनल पसंद आए वीडियो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यही मैं कहूँगा। और फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।